नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज उत्तराखंड दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने जोशीमठ में 35 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन किया। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 35 बीआरओ परियोजनाओं के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर अपने संबोधन में कहा कि आज आप सबके बीच उपस्थित होने पर बड़ी खुशी हो रही है। 670 करोड़ की लागत से 35 बीआरओ इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करना मेरे लिए गर्व और सम्मान का क्षण है। बीते समय से बीआरओ ने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जिस एफिशिएंसी से कार्य किया है वह अभूतपूर्व है। और पूरी होकर आज पूरे देश के लिए आने वाले प्रत्येक यहाँ पर्यटक को, श्रद्धालु को जो सुविधा प्रदान हो रही है वो हम सबके समक्ष है। उसी प्रकार से भारतमाला प्रोजेक्ट, अभी कैलाश मानसरोवर की बात रघु जी यहाँ से कर रहे थे और उस पर काम हो रहा है। यहीं से शिमली, ग्वालदम और जौलजीबी तक का मार्ग वह भी तेजी से निर्माण उसका हो रहा है। कटक से लेकर कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक रोड कनेक्टिविटी का विस्तार होने से यातायात सुगम हुआ है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज एक दिवसीय उत्तराखंड का दौरा रहा, जिसमें उनके द्वारा जोशीमठ के मलारी में ढाक ब्रिज का लोकार्पण कर राज्य को बड़ी सौगात दी गई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने इस दौरान ढाक ब्रिज के साथ साथ 35 बुनियादी परियोजनाओं की सौगात भी उत्तराखंड को दी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज उत्तराखंड दौरा रहा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जोशीमठ के मलारी में डाक ब्रिज का उन्होंने शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने देश भर में बीआरओ की तरफ से बनाई जाने वाली विभिन्न जो परियोजनाएं, 35 ऐसी बुनियादी परियोजना, उनका लोकार्पण यहाँ पर किया है। उसमें 28 पुल हैं और 6 ऐसी परियोजनाएं हैं जो दूसरे जनहित से जुड़ी विकास कामों की है, जहाँ पर जनता इन विकास कार्यों का लाभ ले सकती है। ये कहा जा सकता है कि सीमांत क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार केंद्र राज्य मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि सीमांत क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं विकसित हो सके और राज्य का जो दूरस्थ क्षेत्र है, सीमांत जो क्षेत्र है, वह सुरक्षा की दृष्टि से भी और सामाजिक दृष्टि से भी पूर्णतः विकसित हो सके और उसका लाभ राज्यों को मिल सके। उत्तराखंड में यही काम लगातार यहाँ पर किया जा रहा है, यानी डबल इंजन की जो सरकार है वो लगातार अपना काम कर रही है, उसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी राज्य के लिए बड़ी सौगात यहाँ पर दी गई है। ऐसे में समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में भी केंद्रीय रक्षा मंत्री या फिर दूसरी जो डबल इंजन की जो सरकार है उसका असर उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। राज्य में विकास की जो परियोजना है उसकी गंगा और बहती हुई नजर आएगी। कैमरामैन निशांत चौहान के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। अगली खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने राज्य सरकार में पशुपालन मत्स्य विभाग की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं में मिली उपलब्धियों को मीडिया के सामने रखा। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि लगभग 2 सालों में उनके विभागों की तरफ से मुख्यमंत्री के विजन पर काम शुरू किया गया है और 3 बड़ी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को रोजगार, उनकी आर्थिकी को सुधारने की दिशा में काम हुआ है। उन्होंने कहा कि घाट वैली और पोल्ट्री वैली योजनाओं के माध्यम से लगभग 3000 लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया जा चुका है। पिछले 1.25 साल में लगातार हमने कोशिश करी है कि हमारे विभागों के माध्यम से जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है, रोजगार उत्पन्न करना और पलायन को कहीं ना कहीं वार करना, उसके ऊपर वो हमने उस पर कोशिश करी है। हमने अपने पशुपालन विभाग और हमारे डेयरी विभाग में लगभग 3 ऐसी योजनाएं शुरू करी हैं, जिससे कि हमने रोजगार भी उत्पन्न किया है और पलायन पे भी हमने वार किया है। गोट वैली प्रोजेक्ट हमारा कुकुट वैली प्रोजेक्ट, हमारे दूध के अमाउंट में वृद्धि, हमारे सब्सिडी साइलेज और भूसे पे हमारी सब्सिडी इंक्रीमेंट, गंगा गाय योजना के तहत हमने 2, 3, 5 गाय के साथ जो SC, ST और जनरल कैटेगरी जो हमारी महिला हैं उनको 25% से बढ़ा के सब्सिडी 75% करना, हमारे जनरल लोगों के लिए 25% से सब्सिडी बढ़ा के 50% करना। इससे हमारे बहुत फ़ायदा हुआ देखने को। हमारा दूध का प्रोक्योरमेंट 25% बढ़ा। उत्तराखंड में हम 2,30,000 लीटर तक पहुंच चुके हैं जनवरी में, जब तक हम मार्च में अचीव करते थे इस लेवल को। खबर हल्द्वानी से है, जहां कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नैनीताल लोकसभा के लिए चुनाव समन्वयक बनाया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने नैनीताल जिले के जिलाध्यक्ष सहित सभी ब्लॉक अध्यक्षों, महानगर अध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी की बैठक की। इस दौरान पदाधिकारी ने संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए अपनी अपनी राय लोकसभा समन्वयक के समक्ष रखी। इस दौरान कई पदाधिकारियों ने आगामी चुनाव के लिए बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए अपने सुझाव भी रखे।
संगठन है, उस संगठन की मजबूती के लिए उन्होंने अभी तक क्या काम किया, कहाँ पर क्या बना है, इसकी समीक्षा कर रहे हैं। और उसके बाद जो आगे चुनाव की रणनीति होगी वो भी बातचीत होगी, किस तरह से होती है, क्या करेंगे, कैसा करेंगे करके। तो चुनाव आ गए हैं, इसलिए चुनाव के संबंध में जो भी रणनीति बन सकती है, जो हम उनको बता सकते हैं या जो काम जमीन से करवा सकते हैं, उस जमीन को कराने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे सियासी दलों ने अपने नेताओं को जिम्मेदारी देनी शुरू कर दी है, जिससे समय रहते चुनाव की तैयारी पुख्ता और जनता को लामबंद किया जा सके। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अब सियासत तेज होने लगी है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ने ही अपने अपने नेताओं को जिम्मेदारी देने का काम शुरू कर चुका है। ये समझा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो सियासी रण है, जो सियासी बिछाते हैं, उनको बिछाने का जो सिलसिला है वो खत्म होने नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी और कांग्रेस ने जिन नेताओं को जिम्मेदारी दी है, उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है कि जनता को पार्टी के प्रति लामबंद करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन सीटों पर वोट प्रतिशत कम रहा है, उन सीटों पर मत प्रतिशत बढ़ाना है और पार्टी के जो कैंडिडेट होंगे उनका फीडबैक भी यहाँ पर देना है। यानी जो संभावित जो तैयारियां इस समय नेता कर रहे हैं, उनको लेकर भी बातचीत करनी है और उसके एक रिपोर्ट तैयार कर पार्टी हाईकमान को देना है। क्योंकि इस बार जो 24 का जो रण होगा, उसे जीतने के लिए कोई भी दल कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। यही वजह है कि अभी से ही लोकसभा चुनाव के लिए सभी सियासी दल जुटे हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन निशांत चौहान के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज, देहरादून। अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड सरकार ने 22 जनवरी को अवकाश घोषित कर दिया है। बता दें कि सरकारी ऑफिस दोपहर तक बंद रहेंगे और सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। वहीं सीएम धामी के निर्देशों पर यह आदेश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार 14 जनवरी से 22 जनवरी तक कार्यक्रम अलग अलग स्थानों पर कर रही है। सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई, दीपोत्सव, भजन संध्या, मंदिरों की सफाई जैसे कार्यक्रम अलग अलग स्थानों पर किए जा रहे हैं। तो सीएम धामी के निर्देशों पर जारी हुआ आदेश, सरकारी ऑफिस दोपहर तक रहेंगे बंद। 22 जनवरी को राज्य सरकार ने आधे दिन का अवकाश किया जारी। सभी शैक्षणिक संस्थान पूरी तरह से रहेंगे बंद। सीएम धामी के निर्देशों पर जारी किया गया आदेश। सरकारी ऑफिस दोपहर तक रहेंगे बंद। इसके अलावा स्कूलों में पूरा दिन 22 जनवरी को रहेगी छुट्टी। सीएम धामी के निर्देशों पर जारी किया गया आदेश। और इसके बाद अगली खबर रुड़की से सामने आ रही है, जहां पर पिरान कलियर में एक बाड़े में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई, जिसमें झुलसकर करीब 20 बकरियां जल गईं। आसपास के लोगों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, जिसमें महिला का लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। महिला ने बताया कि उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। उसने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए बकरियों का पालन किया था, लेकिन आग लगने से सब कुछ जलकर खाक हो गया है। महिला ने प्रशासन से आर्थिक सहायता की मांग की है। उत्तराखंड में मौसम में लगातार ठंडक है। जहां पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी है, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में कोहरे ने मुसीबत बढ़ाई है। इसको लेकर मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 2 डिग्री से कम दर्ज किया गया है, वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है और मैदानी क्षेत्रों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में मैदानी जिलों में कोहरे की स्थिति बनी हुई है, जो कि आज और कल बनी रहेगी। तो मौसम विभाग ने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में अलग अलग क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है। हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में यह अलर्ट मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। देहरादून में छाई कोहरे की चादर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया कोहरे का येलो अलर्ट। देखिए, उत्तराखंड के लिए आप मौसम की बात कर रहे हैं। आज 19 तारीख आपकी जनवरी की हो गई है। जहाँ तक बारिश या बर्फबारी की बात है तो वो मिली नहीं हमको कोई खास जो है। छुटपुट एक्टिविटी 17 तारीख को मिली थी हायर रीचेज में, जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट हमारे उत्तराखंड के हैं, और कोई सिग्निफिकेंट नहीं था वो जो है। इसी तरह पहले 9 तारीख को भी 1-2 डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही हल्की जो वर्षा वो मिली थी। तो कोई एक्टिविटी कुछ है नहीं। और अगर देखें आज की डेट तक जो इस सीज़न का है,
जनवरी फरवरी का जो अभी तक का जो विंटर सीजन 2 मंथ का रहता है, तो अभी तक ये करीब 19 डेज हो गए हैं, तो इसमें तो -99% अभी जो है डेफिशिएंसी है। बाकी जहाँ तक तापमान की अगर बात करें तो इस समय अगर मैं बात करूँ तो पहाड़ों में जो तापमान है, अधिकतम तापमान थोड़े जो है सामान्य से कम है, 2 डिग्री तक के आसपास या 3 तक के, लेकिन न्यूनतम तापमान है वो करीब करीब सामान्य के आसपास ही है। खबर देहरादून से है, जहां मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बता दें कि ठंड से बचने के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं हरिद्वार के साथ कई जिलों में कोहरे के कारण सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। उत्तराखंड में ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने जिस तरह से पूरा अनुमान किया था कि हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और पौड़ी सहित देहरादून में जो कोहरा है उसकी चादर छाई रहेगी। वहीं अगर मैं बात करूं देहरादून में सुबह से ही यहाँ पर कोहरा छाया हुआ है। अगर हाईवे तो जो विजिबिलिटी है वो 0 के बराबर है और सुबह के 11 बज चुके हैं, लेकिन जो सूर्य उदय है, जो सूर्य है वो फिलहाल नहीं दिखा है, जिससे जो जनमानस है, आम जनमानस, उन्हें काफी परेशानी उठाने को मिल रही है। जो लोग हैं वो घरों से निकलने से बच रहे हैं क्योंकि ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं जगह जगह लोगों ने अलाव जल का सहारा लिया है ताकि वो अपने आप को गर्म रख सके। तो ऐसे में की पहाड़ियों में बर्फबारी हुई और उसके बाद ये देखा गया शुक्रवार को कि आज जो घना कोहरा है उससे कहीं ना कहीं जो जनमानस है वो परेशान नजर आ रहा है। लोग हरिद्वार सहित अगर मैं बात करूं तो कई जिलों में आज स्कूलों की छुट्टी रखी गई है क्योंकि पहले से ही पूर्व अनुमान था और ऐसे में पूर्व अनुमान मौसम विभाग का सच हुआ है, जिसके बाद कहा जा सकता है कि पहाड़ों में तो पाले की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। साथ ही अगर मैं मैदानी क्षेत्र की उत्तराखंड की बात करूं तो काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो 0 हो चुकी है और मौसम विभाग ने भी यह हिदायत दी है कि कृपया लोग सावधानी से गाड़ी चलाएं क्योंकि कोहरा बहुत है और ऐसे में विजिबिलिटी 0 है। कृपया गाड़ी स्लो चलाएं। अब देखना होगा कि ये कोहरा कब तक हटेगा और उसके बाद लोग जो जनमानस है वो पटरी पर कब लौटेगा। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। अगली खबर रुड़की से है, जहां ग्राम माधोपुर में मामूली कहासुनी पर बीजेपी के झबरेड़ा मंडल मंत्री शहजाद इदरीसी पर उनके घर के बाहर जानलेवा हमला किया गया। साथ ही बीच बचाव कराने आए परिवार के अन्य लोगों के साथ भी मारपीट की गई, जिसमें तकरीबन 4 लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार रुड़की के सरकारी अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं बीजेपी नेता ने जान का खतरा बताते हुए पुलिस को तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। दरअसल पूरा मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है, जिसमें अब से 2 साल पहले दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था। खबर देहरादून से है, जहां अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मुख्यमंत्री अनुभागों के कार्यालयों को 15 फरवरी तक अपनी सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के साथ ही रिकॉर्ड मेंटेनेंस, साफ सफाई, पुराने और अनुपयोगी सामानों और फाइलों का ऑक्शन तथा बीडिंग की डेडलाइन दी है। राधा रतूड़ी ने अगले 15 दिनों में अभियान चलाकर अनुपयोगी सामानों और फाइलों की वीडिंग, ऑक्शन, साफ सफाई, सौंदर्यीकरण कार्य पूरा करने की सख्त हिदायत दी है। खबर पौड़ी से है, जहां मंडल मुख्यालय को लगातार पर्यटन दृष्टिकोण से विकसित करने के दावे किए जा रहे हैं। ये दावे पर्यटन विभाग के द्वारा लगातार किए जाते हैं। आज से कुछ साल पहले पर्यटन विभाग के सौजन्य से पर्यटक आवास गृह का निर्माण 2 करोड़ रुपए की लागत से पौड़ी में किया गया था, जिसमें संबंधित ठेकेदार को भी विभाग के द्वारा इसका भुगतान कर दिया गया, मगर पर्यटक आवास गृह को विभाग से लंबा समय बीत जाने के बाद भी हैंडओवर नहीं हो पाया है, जिस वजह से असामाजिक तत्वों ने पौड़ी में बने आवास गृह पर जमकर तांडव किया। इस संबंध में मेरे द्वारा एमडी जीएमएन को पत्र भी लिखा गया था कि शीघ्र इसके हस्तांतरण से संबंधित कार्रवाई को या जो भी रिमेनिंग वर्क्स उन्हें कंप्लीट करने के लिए मेरे द्वारा 2 पत्र लिखे जा चुके हैं और तब तक जो चोरी किए जाने की घटना हमारे संज्ञान में आई तो FIR किए जाने के लिए जीएमएन को निर्देशित किया जा रहा है। खबर देहरादून से है, जहां ITBP, सीमा द्वार और इंदिरा नगर आवास विकास कॉलोनी के बीच घेराव किया गया है, जहां पर घनी आबादी में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से परेशान लोगों ने सूर्यकांत धस्माना, उपाध्यक्ष कांग्रेस प्रदेश के नेतृत्व में DM कार्यालय का घेराव किया
और डीएम सोनिका को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही साथ उनसे तत्काल सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के विस्तारीकरण का कार्य रोकने और पहले से स्थापित प्लांट को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की गई। वहीं उन्होंने जिलाधिकारी को बताया कि पहले दिन से ही प्लांट के चलने से भयंकर शोर और बदबू फैली हुई है, जिसके कारण आसपास के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तभी जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि किसी वरिष्ठ अधिकारी के साथ जल निगम और जल संस्थान के अधिकारियों को भेजकर स्थान का निरीक्षण करवाया जाएगा। बता दें कि कांग्रेस उपाध्यक्ष ने जनता की किसी भी कीमत पर सीवर स्टोरेज नहीं चाहती है, ये बात कही है। अगर जबरन सीवर स्टोरेज प्लांट का निर्माण किया गया तो इसके विरुद्ध जनता आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। सभा क्षेत्र कैंट में सीमा द्वार इंदिरा नगर क्षेत्र में 2008-9 में एक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट पिथुवाला में प्रस्तावित था। उसको साजिश करके पिथुवाला से शिफ्ट करके सीमा द्वार इंदिरा नगर में ले आए और घनी आबादी के बीच में सीमा द्वार इंदिरा नगर की कॉलोनी जो आवास विकास की है, नीचे शास्त्री नगर खाला है, एक तरफ उसके केंद्रीय विद्यालय है, सेंट्रल स्कूल है और इस घनी आबादी में वो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट जल निगम ने बनाया, जल संस्थान को हैंडओवर किया। उसमें सारे जो एनजीटी के नियम हैं उनका पालन नहीं किया गया, उसकी कोई बाउंड्री नहीं बनाई गई। वहाँ पर साउंड पॉल्यूशन इतना होता है कि लोग जब वो चलता है प्लांट तो लोग सो नहीं पाते, बदबू चारों तरफ फैलती है। स्कूल में, आबादी में, कॉलोनी में चारों तरफ बदबू से लोग परेशान हैं, उसकी आवाज़ से लोग परेशान हैं। सीवर कई बार खुले में बहता है, सारी आईटीबीपी की जो बाउंड्री है उससे लग करके कुछ जगह पे वो ढका हुआ है, उसके बाद वो खुला हो जाता है। तो पेशन आया है, जो कॉलोनी के लोग आए थे उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि वो जो प्लांट लगा है उसमें एक तो वो नॉर्म्स के हिसाब से नहीं बना है और उसमें काफ़ी ज़्यादा आवाज़ और बदबू का इशू है। साथ में स्कूल है और रेजिडेंशियल एरिया है, तो लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। तो और इसके अलावा भी ये बताया जा रहा है कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा और भी प्रपोजल है जो अप्रूव हो गया है। तो उसी के क्रम में हम लोग मैंने टीम को बुलाया है और एक बार स्थलीय निरीक्षण भी करवा लिया जाएगा और देखा जाएगा क्या किया जा सकता है इसमें आगे। देहरादून में इस वक्त तेंदुए की दहशत देखने को मिल रही है, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन और वन विभाग एक्टिव मोड पर नजर आ रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियो नजर आ रही हैं जो देहरादून के कई इलाकों में तेंदुए के होने का दावा करती हैं। इनमें से कई वीडियो फर्जी भी हैं जिन पर पुलिस विभाग कार्रवाई कर सकता है। देहरादून एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि इस प्रकार की फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। साथ ही एसएसपी ने आम जनता से तेंदुए से सतर्क रहने की अपील भी की है। घटनाएं अभी विगत 15-20 दिन के अंदर हुई, जिसमें गुलजार द्वारा जो है राजपुर और रायपुर थाना क्षेत्र में अटैक किया गया था, जिसमें एक बालक 4 माह का है जिसकी डेथ भी हो गई थी। साथ ही साथ एक युवक को भी, बालक को भी अटैक किया गया था जो घायल था। चूँकि लगातार उसका मूवमेंट रिहायशी इलाकों में है, तो लगातार उसको हमारी फॉरेस्ट की टीम और पुलिस की टीम इसमें लोगों को अलर्ट भी कर रहे हैं और उसको पकड़ने के लिए जो भी हर संभव प्रयास संयुक्त रूप से किया जा रहा है। लेकिन इसको देखते हुए कहीं ना कहीं आम जनता में जो है भय बन जाता है। लेकिन कुछ फेक वीडियो देखा गया कि जो विभिन्न जगहों पर, विभिन्न राज्यों में कभी पूर्व में कभी कोई घटना घटित हुई होगी, उसको उठाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, जिससे लगातार यहाँ पर देखा कि नागरिकों द्वारा कंट्रोल रूम में और फॉरेस्ट विभाग में फ़ोन करके अपने बताया गया कि उनके बहुत ज़्यादा भय में है और डरे हुए हैं। लेकिन जब उसकी सत्ता चेक की गई तो पाया गया सभी वीडियो उसमें फेक पाए गए। तो इसलिए उस पर फॉरेस्ट विभाग की सूचना पर जो है इस पर तहरीर पर जो मुकदमा दर्ज किया गया और ये अपील भी की गई है इस तरह के आप किसी भी वीडियो को इस तरह से वायरल ना करें, क्योंकि इससे लोग और ज़्यादा भय में हो रहे हैं और इससे लोगों को परेशानी हो रही है। खबर उत्तराखंड के बनबसा से है, जहां ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची जीआरपी ने मृतक का पंचनामा भरने के बाद विधिक कार्रवाई करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसके बाद मृतक के परिवार को शव सुपुर्द कर दिया गया। जीआरपी पुलिस द्वारा जनक चंद्र पुत्र श्री हरिश्चंद्र, जिनकी उम्र युवक की 17 साल थी, पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। पोस्टमार्टम करने पर पता चला कि उस युवक का सर है वो धड़ से कटकर अलग हो गया है, जिस वजह से अत्यधिक रक्तस्राव होने की वजह से उसकी मृत्यु होने लग रहा है। वो काम ढूंढते बोल के अपने मम्मी के पास से गया, वो काम ढूंढने के लिए गया। लेबरी में पीछे ठेकेदार आते थे, उनके साथ काम करने के लिए लेबरी के 2-4 दिन करता हूँ बोल के गया था वो यहाँ से घर से।
उसके पास फ़ोन था, मैंने फ़ोन किया, पुलिस वालों ने फ़ोन पकड़ा, बताया कि आपके लड़के के पहले तो फ़ोन गिरा हुआ है, मिला बोल के बोला। बाद में पुलिस वालों ने बोला कि चोट लगी है, यहाँ आ जाओ आप, बोला पुलिस वालों ने। ऊधम सिंह नगर में नशे के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें चकरपुर पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। आर्मी इंटेलिजेंस की गुप्त सूचना पर पुलिस और एसएसजी की संयुक्त टीम ने 19 ग्राम नशीले पदार्थ के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि आरोपी को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार पूरे जनपद में नशे के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के क्रम में अभियुक्त कमलेश चंद पुत्र सुरेश चंद निवासी आला बिरदी खटीमा को 19 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेजा गया है। इस अभियुक्त के बारे में काफ़ी दिनों से हमें मिलिट्री इंटेलिजेंस और एसएसबी की इंटेलिजेंस के द्वारा भी सूचना दी गई थी कि ये बॉर्डर क्षेत्र में भी काफ़ी सक्रिय हो रहा है। तो इसमें जो है काफ़ी समय से काम कर रहा था और कल पुलिस पार्टी को सफलता मिली। खबर देहरादून से है, जहां घंटाघर और परेड ग्राउंड के आसपास सार्वजनिक वाहनों के कारण अक्सर जाम लग जाता है। इससे निपटने और यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए परिवहन निगम ने घंटाघर और परेड मैदान के आसपास 2 किलोमीटर क्षेत्र में जीपीएस वाले सार्वजनिक यात्री वाहनों का संचालन दिया है। आरटीओ ने बताया है कि परिवहन विभाग ने किसी भी सार्वजनिक वाहन संचालक पर जीपीएस लगाने का दबाव नहीं बनाया है, लेकिन अगर वह घंटाघर और परेड ग्राउंड के 2 किलोमीटर के क्षेत्र में वाहन संचालन करेंगे तो उनको जीपीएस लगाना आवश्यक है। इसके लिए हम लोगों ने 15 फरवरी तक का टाइम दिया है। हम लोगों ने ये कह रखा है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, कोई भी गाड़ी, जैसे विक्रम हो गया, ऑटो हैं या ई रिक्शा हैं, जो घंटाघर के आसपास चलती हैं, घंटाघर के आसपास 500 मीटर के रेडियस में जो गाड़ियाँ चल रही हैं, उनमें हम लोगों ने तय किया है कि उसमें जीपीएस लगेंगे, ताकि हम लोग उस एरिया में जो ट्रैफिक का दबाव है, ट्रैफिक का कॉन्जेशन है, उसको एड्रेस कर सकें। अभी हम लोगों ने टाइम दिया है, वो लगाएंगे, और जो गाड़ियां वहां नहीं लगाएंगी जीपीएस, उस एरिया में नहीं जा सकेंगी। अगली खबर देहरादून से है, जहां मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बता दें कि उत्तराखंड राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद की सामान्य निकाय की तृतीय बैठक आयोजित हुई थी, जहां उन्होंने कहा कि प्रदेश में विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यूकास्ट को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। साथ ही कहा कि हमें स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राओं के लिए लगातार ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने होंगे जो उनके अंदर विज्ञान और नवाचार की दिशा में आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित कर सके। जानकारी दी कि प्रदेश में वार्षिक विज्ञान प्रतियोगिता आयोजित की जाए, जिससे प्रदेश के किसी भी साल के बच्चों को प्रतिभाग करने का अवसर दिया जाए। साथ ही ये भी कहा कि राज्य कुल बजट के मुकाबले एक मामूली सी धनराशि से सब कार्य किए जा सकते हैं और यह हमारे बच्चों की जिंदगी को बदल सकता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।